आपने कभी सोचा है बिजली पहले क्यों चमकती है और उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है? भूकंप कैसे आते हैं? बादल बारिश कैसे लाते हैं? सूखा, बाढ़, सुनामी, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं? वेलकम टू अ ब्रांड न्यू चैप्टर नेचुरल फिनोमेना। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सूखा, बाढ़, सुनामी, साइक्लोन्स, थंडर, लाइटनिंग, इन सारे नेचुरल फिनोमेना के बारे में और जानेंगे इनके पीछे साइंटिफिक रीजंस को और समझेंगे इन सब के दौरान अपने आप को और दूसरों को कैसे बचाया जाए। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना यानी प्राकृतिक घटनाएं। अभी प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं? ऐसी घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा लाई जाती हैं। इसके अंदर ह्यूमंस का पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं ये डायरेक्टली ह्यूमंस से जुड़ी हो सकती हैं या नहीं भी जुड़ी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे अभी कुछ सालों पहले कोरोना वायरस आया था, उसमें इंसान का हाथ था भी और नहीं भी था, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस थी, यानी कि जीवन से जुड़ी हुई एक प्राकृतिक आपदा थी, एक प्राकृतिक घटना थी। कुछ फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं जैसे मौसम और कुछ और भी, बाढ़, सूखा, सुनामी, ये सारी की सारी फिजिकल प्रोसेसेस हैं। बहुत सारी जो नेचुरल फिनोमेना होता है वो हार्मलेस होता है ह्यूमंस के लिए, लेकिन बहुत सारी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। और जो प्राकृतिक घटनाएं ह्यूमंस को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती हैं उनको नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं बोला जाता है। जैसे भूकंप, लैंडस्लाइड्स, सुनामी, साइक्लोन्स, ये सब प्रकृति के द्वारा घटित होते हैं और ह्यूमंस, प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे हवा यानी एयर के बारे में। और एयर के बारे में बात करते हुए हमें सबसे पहले जानना होगा हवा कैसे बनती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। हवा अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाती है। अब कोई भी चीज प्रेशर कब लगाती है? जब उसके अंदर फोर्स होता है, यानी उसके अंदर कोई वेट होता है तभी वो फोर्स लगा पाती है। अब जो हवा है जो हमें यहाँ दिखाई भी नहीं दे रही है उसके अंदर भी वेट है, वो भी एक सब्सटेंस है। एयर एक सब्सटेंस है, उसके अंदर भी वेट है और अपने वेट के कारण इस टाइम वो हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है और उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, वातावरण का दबाव उसको बोला जाता है। और जो हवा होती है वो हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है या चलती है और ज्यादा तेज चलती हुई हवा को विंड बोला जाता है। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी तेज हवाएं चलेंगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी इसका मतलब उतना ही एयर प्रेशर कम हो रहा है। बाय चांस किसी एरिया में एयर का प्रेशर कम है और दूसरे एरिया में हाई प्रेशर है तो उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं और जितना ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा उतनी ही तेज हवाएं चलती हैं। आपने देखा होगा समर्स के टाइम में बहुत तेज आंधियां आती हैं क्योंकि उस टाइम में टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं चलती हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होने के कारण इतनी तेज आंधियां और तूफान आते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवा एक्सपेंड हो जाती है और एक्सपेंडेड हवा गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ उठने लगती है क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और उसकी वजह से जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो अर्थ के जो नियर बाय सरफेस है वो खाली होने लगता है, वहां पे एयर के पार्टिकल्स कम होते हैं और कोई दूसरा प्लेस जहां पर ठंडी हवा है वहां पर हाई प्रेशर होता है और इस तरीके से ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एयर प्रेशर को मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसको बैरोमीटर बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
या क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। जहां पर गर्म हवा है वहां पर लो प्रेशर है, जहां पर ठंडी हवा है वहां पर हाई प्रेशर होता है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि एयर प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन इस एयर के प्रेशर में डिफरेंस कैसे आ जाता है, कैसे कहीं पर लो प्रेशर और कहीं पर हाई प्रेशर बन जाता है। देखिए, सूरज की गर्मी आने के कारण वो सरफेस गर्म हो जाता है, लेकिन अर्थ के हर सरफेस पे इक्वल सूर्य की जो किरणें होती हैं वो नहीं आ पाती हैं, यानी कि पृथ्वी का हर पार्ट एक जैसा गर्म नहीं होता है, अनइक्वल हीटिंग होती है सन के कारण। तो इस प्रकार से जो अर्थ के अलग अलग रीजन से अलग अलग जगह हैं वो अलग अलग तरीके से गर्म होती है, यानी कि उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। कोई पार्ट बहुत गर्म हो सकता है, कोई पार्ट बहुत ठंडा हो सकता है। और समर्स में, गर्मियों में जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण, सरफेस गर्म होने के कारण उसके आसपास की हवा गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की होती है और हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठने लगती है। अब ये वाला जो एरिया है जहां से हवा ऊपर की तरफ जा चुकी है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और आसपास जो भी वाटर बॉडीज होती हैं या समुद्र होता है या नदियां होती हैं, वहां की जो एयर है, वो जो ठंडी एयर है, वो अपने साथ वाटर वेपर्स लेके आती है और इस लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ती है और अपने साथ लाए हुए वाटर वेपर्स के कारण वहां पे बारिश कर देती है। उसी समय पोल्स पे जहां बहुत सर्दियां होती है वहां पर एयर ठंडी होती है, कोल्ड होती है, जिसके कारण वहां पर हाई प्रेशर होता है और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण भी हवाएं चलती हैं, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस को स्टडी करने के बाद हम बात करेंगे थंडरस्टॉर्म के बारे में, यानी गर्जना के साथ होने वाली बारिश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये थंडरस्टॉर्म क्या होता है। जब भी तेज बारिश के साथ बिजली चमकती है और बहुत तेज आवाज होती है, गर्जना होती है, उसी को थंडरस्टॉर्म बोला जाता है। ये मॉनसून की बारिश के दौरान हवा के गर्म होने के कारण होता है। देखिए ये फिनोमेना कैसे होता है। जब भी मॉनसून का टाइम होता है, यानी कि ज्यादा गर्मी होती है, उसकी वजह से अर्थ गर्म हो जाती है, अर्थ का सरफेस गर्म होता है और सरफेस के आसपास की जो हवा होती है वो भी गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। और ऊपर है बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स, जिनके पास बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स है और उनमें से बारिश आने वाली है या बारिश आने को तैयार है या बारिश आ रही है। ऊपर से बारिश आ रही है, नीचे से गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है। दोनों में जब टकराव होता है उसके कारण बहुत तेज बिजली चमकती है, बहुत तेज आवाज आती है और हैवी रेनफॉल होती है। अब जब भी ये थंडरस्टॉर्म हो रहा है उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने आप को उस टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि थंडरस्टॉर्म के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी थंडरस्टॉर्म होता है तो आपको खुले स्थानों पे नहीं रहना चाहिए और किसी भी मेटेलिक बॉडी या मेटेलिक छत के आसपास अपने आप को ना रखें और बहुत ऊंचे पेड़ों के पास भी अपने आप को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बिजली गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। किसी भी थंडरस्टॉर्म के दौरान अगर आप बाहर हैं तो ट्राई कीजिए किसी भी बस या कार के अंदर रहें, क्योंकि जो कार के टायर्स होते हैं वो रबर के होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, उनके ऊपर बिजली का कोई खतरा नहीं होता है। अगर आप घर के अंदर हैं तो अपने आप को किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखिए, किसी भी प्लग्ड चीज से दूर रहिए, कोई भी चीज प्लग करने की कोशिश ना करें। अगर आप अंदर हैं तो फर्श पे बिल्कुल ना लेटे और कंक्रीट वाली दीवारों से दूर रहें, क्योंकि ये यहाँ पर जो बिजली गिर सकती है और ये बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि जब दीवारें गीली हो जाती हैं तो उनमें से बिजली पास हो जाती है। अपने आप को लैंडलाइन फोन से यानी कॉर्डेड फोन से दूर रखिए, इमरजेंसी में ही उनको यूज कीजिए और अपने सेल फोन को आप यूज कर सकते हैं। थंडरस्टॉर्म के दौरान नहाने से, शावर करने से अपने आप को बचाइए, क्योंकि पानी एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरीके से थंडरस्टॉर्म के दौरान आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। थंडरस्टॉर्म के बाद हम बात करेंगे साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए ये साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। साइक्लोन्स भी एयर प्रेशर डिफरेंस के कारण ही बनते हैं। यहां पर भी प्रेशर डिफरेंस काम कर रहा है, यानी कि जो भी हवाएं चल रही हैं वो सब प्रेशर डिफरेंस के कारण ही बनती हैं। तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत तेज चलने वाली हवाएं होती है, यानी कोई भी एक पॉइंट जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो गया है और उसकी तरफ चारों ओर से गोल गोल हवाएं
चलने लगती हैं और उस स्थान की तरफ गोल गोल घूमते हुए बढ़ने लगती हैं। और वो स्थान जहां पर भी बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो गया है उसको आई ऑफ द स्टॉर्म बोला जाता है। और इसके चारों तरफ गोल गोल हवाएं चलने लगती, इसी को साइक्लोन्स बोला जाता है। और ये हवाएं बहुत तेज स्पीड के साथ चलती हैं, जैसे 120 से 200 किलोमीटर पर आवर, इससे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ये हवाएं चलती हैं साइक्लोन के दौरान। जो साइक्लोन्स होते हैं अगर वो समुद्र के ऊपर हैं तो अपने साथ उस इतने जहां पर वो बहुत लो प्रेशर है और जहां पर वो स्टॉर्म की आई है वहां पर बहुत ज्यादा पानी को अपने साथ खींच के ले आते हैं और जिसकी वजह से आसपास के एरियाज में फ्लड आ जाती है। अब देखिए जो लो प्रेशर होता है या फिर जो आई है उसके अंदर जब पानी ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि वो जो लो प्रेशर वो हर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा के उठा के ले जाता है। जैसे अगर बीच में कोई घर भी आ गया है, कोई एनिमल्स आ गए, वो भी उसके साथ उड़ के चले जाते हैं। और जब समुद्र के ऊपर होता है तो पानी भी उसके साथ उठ के चला जाता है और जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। साइक्लोन्स की वजह से बीच में आने वाले ट्रीज भी उखड़ के दूर जाके गिरते हैं। इतना खतरनाक और इतना पावरफुल होता है ये साइक्लोन। अब देखिए जो भी वो गोल गोल घूम रही है वो तेज हवाएं, वही तेज हवाएं इस डार्क फनल की तरह, यानी कि गोल गोल जब घूम रही है तो ऊपर की तरफ उनका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है लेकिन नीचे की तरफ उनका डायमीटर बहुत कम होता है, यानी कि कोन की तरह वो एक शेप बना लेती है। एक डार्क फनल वहां पे बन जाता है और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। और इसी को टॉर्नेडो बोला जाता है। जब इस शेप में साइक्लोन होता है इसको टॉर्नेडो बोला जाता है। और इसकी स्पीड देखिए 500 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। और इसके अगर ये समुद्र के ऊपर है तो वहां पर पानी भी ऊपर की तरफ उठने लगता है। कुछ इस तरीके से इसको वाटर स्पाउट्स बोला जाता है। ये फिनोमिना भी अमेरिका यानी यूएस मैक्सिको साइड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पे बहुत ज्यादा टॉर्नेडोज आते हैं। देखिए जो साइक्लोन्स है गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के आसपास जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म क्या होती है, वहां पे प्रेशर कैसा होता है, टॉर्नेडोज क्या होते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, या फिर वाटर स्पाउट्स कैसे बनते हैं, या फिर हरिकेन्स कहां पर आते हैं, किन देशों में साइक्लोन्स को हरिकेन बोला जाता है। चाइना जापान के अंदर साइक्लोन्स को टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का कौन सा एरिया सबसे ज्यादा इन साइक्लोन से अफेक्टेड होता है, तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो सबसे ज्यादा इनसे अफेक्टेड होता है। जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु का जो पार्ट है, जो कोस्टल एरिया है, वो इन साइक्लोन्स की चपेट में सबसे ज्यादा आता है। अब बाय चांस जब भी कहीं पर साइक्लोन आ गया है तो उस दौरान अपने आप को कैसे बचाना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट साइक्लोन यानी चक्रवात आने की पहले से ही बता देती है, 1 या 2 दिन 24 से 48 घंटे पहले ही पता लग जाता है इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है, तो उस एरिया को खाली करवा लिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से अगर एडवांस में पता लग जाता है तो बहुत ही कम उस टाइम नुकसान होता है। थंडरस्टॉर्म के दौरान बहुत तेज बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और गर्जना होती हुई सुनाई देती है। अब वहां पर वो बिजली कैसे चमक रही है ये हमने अब तक पढ़ लिया है कि ऊपर बहुत काले काले बादल हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स और जिनकी वजह से बारिश आ रही है, वहीं पर नीचे से गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है जिनके बीच में टकराव होता है यानी कि फ्रिक्शन होता है और उसी की वजह से चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। दरअसल ऊपर की तरफ जो क्लाउड्स हैं उन क्लाउड्स में चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। क्लाउड्स के अपर साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और क्लाउड्स के नीचे की साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। उसी टाइम अर्थ का सरफेस, अर्थ के ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और बहुत देर तक जो इनके बीच में एयर है बहुत देर तक इस चार्जेस को मिलने से नहीं रोक पाती है और जब भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में टकराव होता है उसी से बिजली बनती है, उसी से बिजली गिरती भी है अर्थ के ऊपर और उसी को लाइटनिंग बोला जाता है, बिजली चमकना बोला जाता है। और जब ये चार्जेस आपस में मिलते हैं उसे बहुत तेज रोशनी निकलती है और बहुत तेज आवाज उससे होती है और बिजली चमकती है तो बिजली चमकती हुई पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है
एयर में साउंड की स्पीड से ज्यादा। तो इसलिए बिजली चमकती है वो इस तरीके से बनती है और उनकी आवाज हमें पहले और बाद में क्यों सुनाई देती है, ये उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी बिजली चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस टाइम अगर आप बाहर हैं, आप किसी रोड पे हैं, अगर आप गाड़ी में हैं तो आप गाड़ी के अंदर ही रहिए और अपनी सारी के सारी विंडोज को क्लोज रखिए। बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग पैड्स को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाने के लिए उनके अंदर लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम को यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी बिल्डिंग्स होते हैं, घर होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर एक लाइटनिंग रोड यूज की जाती है। लाइटनिंग रोड और इस पूरे लाइटनिंग डिवाइस में क्या होता है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा मेटल का पीस लगा दिया जाता है जिसको एक मेटल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और उसको अर्थिंग के लिए अर्थ यानी अंडरग्राउंड के अंदर भेज दिया जाता है। जब भी कभी लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है और बाय चांस इस बिल्डिंग के ऊपर गिर रही है बिजली, तो ये जो मेटेलिक कंडक्टर है उस लाइटनिंग को रिसीव करता है और इस मेटेलिक वायर के थ्रू यहाँ अर्थ में अर्थिंग के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सेफ रहती है। ये इन सब चीजों के अंदर यूज होती है, यानी कि जो भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है वहां हर जगह ये लाइटनिंग रोड यूज होता है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम यूज होता है। और ये जो डिवाइस है, ये जो सिस्टम है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले डेवलप किया था। तो यहां से क्वेश्चन, एक तो ये साइंटिस्ट के बारे में बनता है, ये कहाँ यूज होता है, इसके अंदर क्या होता है और ये क्यों यूज होता है, इससे किस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थक्वेक, भूकंप क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखिए, जब भी अर्थ का सरफेस तेज झटकों के साथ हिलने लगे तो उसको अर्थक्वेक बोला जाता है। अब ये अर्थक्वेक बनता कैसे है, ये तो हमें पता है कि अर्थ का सरफेस जो है वो प्लेट्स से बना हुआ है, यानी अर्थ के सरफेस पे प्लेट्स बनी होती हैं और वो प्लेट्स जब भी आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के साथ उनका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यानी उनकी जब भी मूवमेंट होती है तो उसी दौरान अर्थ के सरफेस पे कुछ ट्रीमर्स बनते हैं, कुछ झटके बनते हैं। वैसे तो ये प्लेट्स कॉन्टिन्यूअसली मोशन में होती है, कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे के साथ कोलाइड होती रहती हैं, लेकिन उनसे बनने वाले ट्रिमर्स बहुत ही हल्के होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होते हैं, लेकिन कई बार वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे से टकराते हैं और उस टाइम बनने वाले ट्रिमर्स को अर्थक्वेक बोला जाता है, जो महसूस होते हैं और जो बहुत ज्यादा तबाही फैला देते हैं। और ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं, इन अर्थक्वेक्स के बारे में पहले से पता नहीं लगाया जा सकता है। थंडरस्टॉर्म के बारे में पहले से पता लगाया जा सकता है, साइक्लोन्स के बारे में पहले से पता लगाया जा सकता है, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और इस अर्थक्वेक के कारण फ्लड्स आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, कई बार वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी फट सकता है और सुनामी आ सकती है। अब ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं ये मोस्टली अर्थ के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, जिनको वीक जोन्स बोला जाता है, यानी जहां पर भी इन प्लेट्स की बाउंड्रीज होती हैं वहां ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, उसी को वीक जोन बोला जाता है। सिस्मिक जोन्स उनको बोला जा सकता है या फिर फॉल्ट जोन्स उनको बोला जाता है। अब देखिए किस एरिया में कितना अर्थक्वेक आया है। जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल होता है, ऐसे ही अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल होता है। और ये जो रिक्टर स्केल होता है ये इसी के साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसको रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने ही डेवलप किया था। अब देखिए इसके अंदर नंबरिंग होती है और 7 से नीचे जब ये नंबरिंग का अर्थक्वेक आता है तो वो थोड़ा कम ही डिस्ट्रक्शन वाला होता है, लेकिन 7 से ऊपर आने वाला जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है या होता ही है। अब देखिए जब भी वो प्लेट्स आपस में टकराती हैं उनकी वजह से ट्रीमर्स बनते हैं और वो ट्रीमर्स वेव्स की फॉर्म में अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं। और देखिए वो जो वेव्स उस टाइम बन रही हैं उनको सिस्मिक वेव्स बोला जाता है। और ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको कुछ इस तरीके के डिवाइस पे रिकॉर्ड किया जाता है और इसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है।
सिस्मिक वेव्स को मेजर करने वाला डिवाइस सिस्मोग्राफ होता है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने वाले डिवाइस को रिक्टर स्केल बोला जाता है। सिस्मिक जोन्स के अंदर जो भी आवास होते हैं या जो घर होते हैं उनके अंदर देखिए फायर हो सकती है, यानी कि आग लग सकती है, इसलिए बिल्डिंग्स के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पे होने चाहिए। इस टाइम भी अर्थक्वेक आ रहा है और अगर आप घर के अंदर हैं तो अपने आप को किसी टेबल के नीचे या फिर हार्ड सरफेस के नीचे अपने आप को उस टाइम कवर कर सकते हैं, आप उसके नीचे आप छिप सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप कार या बस के अंदर हैं तो उसको बिल्कुल स्लोली ड्राइव कर सकते हैं आप, और जब तक वो झटके ट्रिमर्स ना बंद हो जाए तब तक अपने आप को उस कार या बस से बाहर ना निकालिए। जब भी अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से हर चीज हिलने लगती है, अर्थ का सरफेस शेक करने लगता है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं। तो बात करेंगे इन लैंडस्लाइड्स के बारे में, तो जब भी पहाड़ से बहुत सारा मलबा नीचे की तरफ गिरने लगता है उसको लैंडस्लाइड बोला जाता है। अब ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, जब अर्थक्वेक आता है तब भी लैंडस्लाइड हो सकता है, डिफोरेस्टेशन के कारण, ज्यादा पेड़ों की कटाई होने के कारण भी लैंडस्लाइड हो सकता है, ज्यादा बारिश आने के कारण मिट्टी खिसकने लगती है उसके कारण भी लैंडस्लाइड हो सकता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है। तो देखिए, और बहुत ज्यादा तेज बहाव के साथ जब नदी जा रही है, पानी जा रहा है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। अब हम बात करेंगे फ्लड यानी बाढ़ के बारे में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बाढ़ क्या होती है। तो देखिए, बाढ़ क्या होती है, जब भी बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी किसी एरिया में आ जाता है और उस एरिया को ढक लेता है बिल्कुल पानी के द्वारा, उसी को बाढ़ बोला जाता है। देखिए, किसी भी एरिया का टेम्परेरीली पानी के द्वारा ढका जाना बाढ़ कहलाता है। अब ये देखिए, ये बाढ़ मोस्टली हैवी रेनफॉल यानी कि ज्यादा बारिश के कारण आती है वैसे तो, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा बारिश आने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज जैसे नदी नाले होते हैं उनमें से पानी बाहर निकलने लगता है, यानी कि ओवरफ्लो हो जाता है, उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। या फिर और भी कई तरीके हो सकते हैं बाढ़ आने के, जैसे हैवी रेनफॉल हो रही है, ज्यादा बारिश आ रही है तो बाढ़ आना बिल्कुल नेचुरल है। या फिर कई बार जब डैम्स वगैरह या फिर नदी नाले टूट जाते हैं, उनके किनारे टूट जाते हैं, उनकी वजह से भी बाढ़ आ सकती है। या फिर समुद्र में चलने वाली तेज हवाओं के कारण भी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि उन हवाओं के साथ बहुत ज्यादा पानी कोस्टल एरियाज में आ जाता है, उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ रोकने के लिए या फिर बाढ़ ग्रस्त एरियाज को प्रॉपर यूज करने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो वाटर शेडिंग, यानी कि जो पानी वहां पे आया है उस एरिया को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जिस एरिया में ज्यादा बाढ़ का पानी आता है उस एरिया को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो वहां पर डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डिफोरेस्टेशन होता है उसमें पेड़ों की कटाई कर दी जाती है, जिसकी वजह से वहां पे मिट्टी बिल्कुल पानी के साथ बह के चली जाती है और वो एरिया बिल्कुल बंजर हो जाता है। अगर वहां पे डिफोरेस्टेशन हुआ भी है तो वहां पर रिफोरेस्टेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, जो भी नदी नाले हैं उनके किनारों पे ऊंची दीवारें आप बना सकते हैं। डैम्स में जो ऊंची दीवारें होनी चाहिए ताकि बारिश के दौरान उनका पानी किनारों से बाहर ना आए, ओवरफ्लो ना हो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी ऐसा एरिया है जहां से बाढ़ के टाइम पानी गुजरता है वहां पर भी हाई वॉल्स बना के अपने आप को या उस एरिया को बचाया जा सकता है। और जिस एरिया में बाढ़ आती है वहां पर खेती के ऐसे प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए, ऐसी फसलें शुरू करनी चाहिए जो उस एरिया में प्रॉपरली हो सकती हैं। फ्लड्स यानी बाढ़ के बाद हम बात करेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी क्या होती है? सुनामीज लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग पीरियड सी वेव्स produced by the sudden or abrupt movement of large volumes of water। अगर समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ गया है या फिर कोई वोल्केनो का इरप्ट हुआ है, यानी कि भूकंप आने के कारण या किसी ज्वालामुखी फटने के कारण समुद्र का पानी हिलने लगता है, बहुत तेज उसमें मूवमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से वो किनारों की तरफ बढ़ने लगता है बहुत हाई स्पीड के साथ। यानी उसके अंदर हाई स्पीड के कारण बहुत तेज ऊंची ऊंची लहरें बनने लगती हैं और उन्हीं ऊंची लहरों को सुनामी बोला जाता है।
और ये जो सुनामी की लहरें होती हैं बहुत ही ऊंची होती हैं, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ्स होती हैं। देखिए, जब भी समुद्र के अंदर लहरें बनती हैं और वो कोस्टल एरियाज की तरफ बढ़ने लगती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उसमें बनती हैं और उन दो लहरों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है और एक लहर के आने के बाद दूसरी लहर के आने में कुछ मिनटे या कुछ घंटों का समय लग सकता है। इस प्रकार से एक के बाद एक ऊंची ऊंची लहरें आती रहती हैं और उसी को सुनामी बोला जाता है। जो सुनामीज होती है वो 600 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यानी जितना गहरा पानी होता है उतनी तेज स्पीड के साथ सुनामी आती है। अब देखिए, अर्थक्वेक के कारण ये आ सकती है और किसी भी वोल्केनिक इरप्शन के कारण सुनामी आ सकती है, यानी कि जब भी बहुत तेज इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है तो उसके कारण सुनामी बनती है। पानी तो बहुत ज्यादा हमने देख लिया, बाढ़ हमने देख ली, सुनामी हमने देख ली। अब बात करेंगे ड्रॉट यानी सूखे के बारे में। देखिए, जब भी किसी एरिया में बिलो एवरेज रेनफॉल होता है या बहुत ज्यादा टाइम तक पानी की सप्लाई नहीं होती है उसको ड्रॉट बोला जाता है, सूखा बोला जाता है। और ये सूखे का पीरियड किसी भी एरिया में कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक भी रह सकता है, यानी किसी एरिया में कई साल तक भी सूखे का मौसम या क्लाइमेट रह सकती है। किसी भी एरिया में सूखा कब पड़ता है? अगर उस एरिया में बहुत कम बारिश, ना के बराबर या कई सालों तक बारिश नहीं हुई है तो सूखा पड़ जाता है। किसी भी एरिया में अगर इरिगेशन सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो उसकी वजह से, पानी कमी होने की वजह से भी सूखा पड़ सकता है। अगर वहां पर इस सिचुएशन से प्रॉपरली डील करने के कुछ रूल्स या लॉज नहीं है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग की प्रॉपर टेक्निक्स होनी चाहिए, यानी कि जब भी बारिश आ रही है उसके पानी को अच्छे से रोक के आप अच्छे से उसको मैनेज करके इस सूखे की अवस्था से बच सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो डिफोरेस्टेशन को रोका जाना चाहिए। पेड़ ही बारिश को बुलाते हैं, ये बिल्कुल सच कहावत है। और जिस एरिया में डिफोरेस्टेशन हो जाता है, वनों की कटाई हो जाती है, वहां पर बारिश भी नहीं आती है। तो सबसे पहले तो अगर डिफोरेस्टेशन हुआ है तो रिफोरेस्टेशन वहां पे करवाया जाना चाहिए जिससे बारिश आए, और बारिश आए तो वहां की मिट्टी बहे ना, उसके लिए पेड़ों का लगाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। पानी को बचाओगे तो ही अपने फ्यूचर को आप बचा पाओगे। अगर कहीं पे सूखा पड़ गया है तो उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रेन वाटर को प्रिजर्व करना चाहिए, बारिश के पानी को रोकना चाहिए। बारिश के पानी को रोकने की टेक्निक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है और पहले के समय में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती थी। आज के टाइम में भी रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अपने छतों पे जो भी पानी बारिश का गिर रहा है उसको एक पाइप के द्वारा एक टैंक में स्टोर किया जा सकता है, यानी कि अंडरग्राउंड टैंक बना के उसको स्टोर किया जा सकता है। उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए और उसके लिए डैम्स बनाए जा सकते हैं या फिर सूखे से बचने के लिए क्लाउड सीडिंग की जा सकती है, जैसे आर्टिफिशियल रेन जिसको बोला जाता है वो की जा सकती है। पहले के टाइम में वाटर मैनेजमेंट के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बावलीज बनाई जाती थी, यानी बावड़ी बनाई जाती थी जहां पर बारिश का सारा पानी स्टोर हो जाता था, बिल्कुल वहां पे वेस्टेज नहीं होती थी पानी की। तो रिफोरेस्टेशन तो जरूर करवाना चाहिए, पेड़ों की कटाई बिल्कुल रुक जानी चाहिए। और इस तरीके से ये चैप्टर नेचुरल फिनोमिना यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके अंदर हमने पढ़ा एयर क्या होती है, एयर प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, फ्लड्स क्या होती है, सुनामीज क्या होती हैं, ड्रॉट क्या होता है, क्योंकि इन सब से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप ये चैप्टर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल प्रूफ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।